नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी साथी में। राज्य व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है, यानी कि तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास में जो पहला लेक्चर था उसमें 50 प्रश्नों के माध्यम से हमने भारतीय संविधान के निर्माण के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था, ठीक है। उसके साथ में उसकी व्याख्या को देखा था और उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी हमने उसमें ऐड किया था। जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो थी, साइलेंट फीचर्स थे, उसके भाग एक को किया था और भाग एक में हमने 50 प्रश्नों के माध्यम से देखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या आए हुए प्रश्न हैं, उनको हमने कवर किया था। तो ये भाग 2 है। इसमें संभावित जो पीवाईक्यू है वो है और साथ में इसमें खुद से बनाए हुए एमसीक्यू भी है, जो लक्ष्मीकांत की बुक को हमने प्रेफर किया है, ठीक है। हमने ये जो क्वेश्चन बनाया है वो बेसिकली लक्ष्मीकांत की जो मूल टेक्स्ट है उससे ही उठा के ये क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। हम इसमें भी वही काम करेंगे। ये तीसरा लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर वो 2 लेक्चर देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मिलेगा। बेसिकली जो अभी बीपीएससी की पेपर होने वाली 72 बीपीएससी, ठीक है, और जो यूपी पीसीएस के छात्र हैं उनके लिए, जो बिगिनर्स हैं और साथ में जो लोअर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्लास जो है ना पॉलिटी की, अगर हम पूरी क्लास कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिए 15 से 16 क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रश्नों को जो भी रखा हूँ लक्ष्मीकांत और पीवाईक्यू को ही रखा हूँ, और उसके साथ साथ मैं हर एक प्रश्न के साथ अपनी व्याख्या भी करूंगा और उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए आज की क्लास का, आज के सेशन का हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। श्री गणेश। तो जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू है, ठीक है। देखते हैं क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला ऑप्शन है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ठीक है। दूसरा कथन है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ठीक है। तीसरा कथन है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है। तो अब चौथा कथन अधिकार अधिकांश नागरिकों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। हम देख लेते हैं जो पहला कथन अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो ये बात गलत है क्योंकि ये तो सिटीजन के दावे हैं ना, तो ये पहला तो गलत हो गया। जो दूसरा है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ऐसा तो नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो क्या है, कह रहा है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट देते हैं पावर्स, ठीक है, ना कि स्टेट को हमारे अगेंस्ट पावर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकार है वो नागरिकों का राज्य के विरुद्ध दावे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है भारत के संविधान, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, जो संसदीय शासन प्रणाली है निम्नलिखित में कौन सी वे सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है, ठीक है। जो हमारी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है उनमें इन 2 ऑप्शन में से कौन सा सिद्धांत जो संस्थागत रूप से हमें दिखाई मिलता है। तो पहला जो ऑप्शन है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। अच्छा, बात तो सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, बशर्ते वहां पे एक पेच है कि आप मंत्री तो बन सकते हैं, हो सकता है कि आप संसद के सदस्य ना हो, ठीक है। फिर आपको 6 महीने के अंदर संसद सदस्य यानी कि राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है। तो जो दूसरा कथन है वो क्या है, दूसरा कथन है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और तीसरा कथन राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति के ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही। अगर ये संस्थागत के रूप में देखेंगे तो ये पहला और दूसरा कथन दोनों सही दिखाई देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों और न्यायपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने का न्यायपालिका का अधिकार, ठीक है। सॉरी, ये कार्यपालिका, मैंने इसको न्यायपालिका बोल दिया था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है। अगला है न्यायपालिका का विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानूनों को स्वयं संशोधित करने का अधिकार नहीं, ठीक है। सभी न्याय निर्णयों को पुनर्लोकन करने का राष्ट्रपति का अधिकार, तो राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं करता है। उच्च न्यायालय के
फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलटने की असीमित शक्ति। तो जो पहला कथन है ये बहुत अच्छी परिभाषा है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा या समान है, सेम रूप से जो दोनों में दिखाई देता है। तो पहला है एकल नागरिकता। ठीक है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है शायद है। संविधान की 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की द्वैतता, तो न्यायपालिका की एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में सेम है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। ठीक है, उद्देशिका और मूलाधिकार में निदेशक और राज्य के उद्देशिका और राज्य निदेशक तत्व में, मूल अधिकार और राजनीतिक तत्व में, उद्देशिका, मूल अधिकार, डीपीएसपी तीनों में। तो जो आर्थिक न्याय है प्रस्तावना में, ठीक है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ठीक, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, कौन कौन सी। पहली जो हमारे पास है सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो जो आर्थिक न्याय है वो हमें कहाँ दिखाई देने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, वो नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलता है और डीपीएसपी में, प्रियम्बल में प्लस डीपीएसपी में। ठीक है, इन दोनों में हमें दिखने को मिलता है। तो किसमें मिलता है, जैसे कि अनुच्छेद 39 समान वेतन वाला जो प्रावधान है। ठीक है, अगला हमारा भारतीय संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत निहितार्थ क्या है, के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका संसद द्वारा संशोधन या निरसन नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन ए सही है कि जो केशवानंद भारती मामला था 1973 में, जो सुप्रीम कोर्ट था, इसने कहा कि आप 368 के आगे संशोधन तो कर सकते हैं, पर जो हमारे संविधान का मूल ढांचा ना, जो उसका फंडामेंटल यानी कि जो उसकी बुनियाद है, आप उसको नहीं संशोधित कर सकते। जैसे लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, इन सारी चीजों को आप संशोधित नहीं कर सकते या फिर हटा नहीं सकते इनको। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो ये हमें जीवन का अधिकार जो है 21 के अंतर्गत मिलता है, और हुआ कब ये। ठीक है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, कुछ किसमें है, 21 में है। ठीक है, ये हुआ कब, सर्वोच्च न्यायालय ने शफीन जहां बनाम के.एम. अशोकन हादिया केस जो 2018 में हुआ था, उसमें यह निर्धारित किया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना अभिन्न अंग है, हमारा एक मूलभूत अधिकार भी है, मौलिक अधिकार है कह सकते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, वो ये है कि जो हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, ठीक है, किसने कहा था। तो जो ग्रेवियर ऑस्टिन थे, इन्होंने ये कहा था। आप लोग बताएंगे केसी ने क्या कहा था भारतीय संविधान को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, ये तत्व अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कथन है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है। तो पहला भी कथन सही है, जो पहला कथन है ये भी सही है, और जो कथन 2 है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, दोनों कथन सही है।
अनुच्छेद 37 में कहा जाता है कि यह गैर न्यायोचित है, ठीक है, इनके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता है, किसके? डीपीएसपी के। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, जो प्रोसीजर है विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 21 जो है इसमें प्रयुक्त है जो अनुच्छेद 21 में ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है, ठीक है, हम सबको पता है। अमेरिका से क्या लिया गया है आप बता सकते हैं? पिछली वीडियो में हमने जर्मनी से, जो जर्मन का संविधान था वहां से क्या लिया गया है इसकी बात की थी, आप इसको भी बता सकते हैं। इसकी व्याख्या को देख ले हैं अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त वाक्यांश, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से प्रेरित है, जबकि अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक, का सिद्धांत अपनाया गया है। मेनका गांधीवाद 1978 भारत में भी इन दोनों को समन्वय देखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, के आदर्श की घोषणा करता है? तो ये डीपीएसपी करता है, ठीक है, जो कल्याणकारी राज्य की बात करता है ये कौन करता है? डीपीएसपी करता है हमारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान में भारतीय, ठीक है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक ढांचा, जो रिपब्लिकन सिस्टम है भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान का रिपब्लिकन सिस्टम है और स्वतंत्रता, समता और जो बंधुता का आदर्श है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य नारा जो था स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ठीक है, राज्य के प्रमुख निर्वाचन की गणतांत्रिक व्यवस्था और फ्रांस के संविधान की से भारतीय प्रस्तावना में लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विधि का समान संरक्षण, ठीक है, कह रहे हैं कि विधि का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के यूएसए के संविधान से, जो यूएसए का संविधान है उससे लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में दो अवधारणाएं हैं, विधि के समक्ष समता, ठीक है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। ये दो बातें कही गई है, एक यूके से है और दूसरा यूएसए से है। जो ब्रिटिश मूल का है इसमें नकारात्मक अवधारणा है और जो अमेरिकी मूल का ये सकारात्मक अवधारणा वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची द्वारा पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो हम सब जानते हैं 29 विषयों पर की गई है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, ठीक है, बाद में कितनी हो गई? 12, ठीक है, जिसमें से 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है? लोकल बॉडीज से, ठीक है, लोकल बॉडीज गवर्नमेंट से, ठीक है। 11 किससे है? पंचायत से है, और 12 किससे है? नगर पालिका से है, ठीक है। तो जो 11वीं अनुसूची है कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और किस वर्ष? 1992 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 29 विषय है और जो 12वीं सूची है इसमें 18 विषय निर्धारित किए गए हैं नगर पालिका के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, कौन ऐसा है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े भी गए हैं और उसके साथ साथ जो प्रस्तावना है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, देखो जो मूल अधिकार है ना उसमें क्या वर्णित है, लिखा भी गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसमें वर्णित है। ठीक है, तो जो हमारा प्रस्तावना ये सीधे कहता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का जो वाद था, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को किस विशेषता को इसका मूल ढांचा घोषित किया? बहुत सारी विशेषताओं को उसने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, इसमें से कौन सा ऐसा है? धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल है, जो सेकुलरिज्म हो भारतीय संविधान का ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान का हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि भारतीय संविधान का कोई भी धर्म नहीं है, सारे धर्मों को समान भाव से देखेगा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली नहीं, वयस्क मताधिकार नहीं, न्यायिक सक्रियता नहीं, तो जो पहला ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। भारत के संविधान के तहत निहित, भारत के संविधान में निहित या फिर भारत के संविधान के तहत निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, जो राइट टू प्राइवेसी की बात होती है, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही जाती है? ये जो सारी बातें ना अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसके ये हमने कल आपको 2 नए बताए थे, जो एक तो लड़कियों को, गर्ल्स को सैनिटरी पैड जो देने की बात हुई है, दूसरी NH पे एक बिना किसी दुर्घटना के यात्रा करने का अधिकार, इसको भी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। और तीसरा एक है राइट टू पब्लिक, यानी कि बोलने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अगले चलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित संघवाद में मजबूत केंद्र, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना, हमने कल फिर से पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कभी कभी एकात्मक हो जाता है, वैसे भारतीय संविधान क्या है? ठीक है, संघवाद है। ठीक है, संसदीय रूप है इसका। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे ये एकात्मक हो जाता है। तो ये मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो ये मॉडल कर्नाटक के संविधान से हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने लिया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो जो आयरिश, यानी कि जो आयरलैंड का संविधान है ना, ये उससे हुए थे। ठीक है, कहां से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण, ठीक है, एकात्मक लक्षण या फीचर नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति है, केवल कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, यानी कि संसद करती है राष्ट्रपति के द्वारा। लिखित एवं कठोर संविधान, तो ये नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं सेंटर की हैं, एकीकृत न्यायपालिका, ये भी एकात्मक लक्षण के उदाहरण है। और लिखित और कठोर संविधान जो है ये एकात्मक लक्षण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, शासन के लिए, हम देखिए ध्यान से पढ़िए, देश के शासन के लिए कौन फंडामेंटल है? तो ये DPSP है। इसमें कहा भी गया है कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो DPSP को ध्यान में रखेगी। ठीक है, यहां से प्रेरणा लेगी वो। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची जो 6 शेड्यूल है, ठीक है, में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? जो 6वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? सीधी सी बात है, 4 राज्य शामिल है। ठीक है, पहला हो गया असम, ठीक है, दूसरा हो गया मेघालय AM, TM, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इसमें देखो नागालैंड और सिक्किम नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। AM, TM वाली जो शार्ट हमारे पास है ना, शॉर्टकट, उसको ध्यान रखना है। बस इसमें सिक्किम और नागालैंड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील करता है किसमें? साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को नहीं, ये लोकतंत्र से रिलेट करता है क्या? अच्छा, चलो देखते हैं। कार्यपालिका अधिकारियों को
कार्यपालक अधिकारियों को सशक्त बनाने वाली पद्धति को, तो ये वाला गलत है, पहला तो सही है। गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त एक श्रेष्ठ वर्ग को, एक वर्ग को नहीं सभी वर्ग को करता है, समर्पित दलील कार्यकर्ताओं के एक समूह को, पहला वाला सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, ठीक है, वो किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? जो तो 10वीं अनुसूची है, बाद में जोड़ी गई थी, याद रखना। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है जो अभी काफी चर्चा में है। एंटी डिफेक्शन ये कहाँ पे होता है? देखो, दो तरीके से आप जो सदस्य हैं उनको बाहर कर सकते हैं। ठीक है, जब ये वाला मैटर रहेगा ना, तो इसका कौन निर्णय लेगा? स्पीकर। ठीक है, और एक और मैटर होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये कब हुआ था? ये देखो 52वें संशोधन में हुआ था, और किस वर्ष हुआ था? चलिए 1985 में, और ये जोड़ी गई थी। फिर से मैं बता रहा हूँ, 8 ही मूल अनुसूचियां थी, बाद में जोड़ी गई थी। एक 9वीं अनुसूची थी जो भूमि से संबंधित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला क्या है? उद्देशिका संविधान का भाग लेकिन उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, देखो ये बातें थोड़ी सी अस्पष्ट है, क्योंकि पहले नहीं थी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभिन्न अंग मान लिया। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, गलत। बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, बट अपने ही इस जजमेंट को उसने केशवानंद भारती केस में बदल दिया। यह संविधान का भाग और इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सही बात है, ये देखिए, यह संविधान का भाग और इसके अन्य भागों से स्वतंत्र विधिक प्रभाव है, तो ये सही नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सी है कि ये संविधान का भाग और अन्य भागों से स्वतंत्र है, तो इसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं, यानी कि कोई भी इसका, हम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये बातें स्पष्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो जो पहला भाग है उसमें ये सारी जिक्र है, हम पढ़ेंगे जब उस भाग को समझेंगे। अभी देखो, ये सारी जो प्रश्न है ना, इसलिए तेज गति से जा रहे हैं क्योंकि हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स को पढ़ रहे हैं, मतलब जो उसके महत्व को पढ़ रहे हैं। उसके बाद इन सारी चीजों को एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे और विस्तार से एक एक बातों को समझेंगे, एक एक जो क्रोनोलॉजी है, टर्मोलॉजी है, उन सबको समझेंगे। तो ये अनुच्छेद 2 की बातें हैं। इसमें क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 2 में संसद जो है, ठीक है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 में संसद को भारत संघ में उन राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। और 3 क्या करता है? भारतीय सीमा के भीतर मौजूद राज्यों को सीमा को बदलता है ना, घटा बढ़ाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें है भारत के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, भारत के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर जो है का सिद्धांत किस भाग से परिलक्षित होता है? ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो किसमें है? तो जो अनुच्छेद 50 है बीपीएसपी का, ऐसे सीधे कहता है कि जो न्यायपालिका होगी वो कार्यपालिका से क्या होगी? पृथक होगी। ठीक है, जो न्यायपालिका होगी वो हमेशा कार्यपालिका से पृथक होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की संतुष्टि की थी? हमने पीछे पढ़ा था, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कब किया गया? ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? सबसे ज्यादा मत किसमें दिखता है? जो उद्देशिका में। ठीक है, जो संविधान निर्माता है उनका पूरा मत उद्देशिका में है, इसीलिए इसको कुंजी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो 19(1) 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं।
ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है उसी से प्रेस की फ्रीडम आती है, यानी कि 19 क्लॉज 1 ए में ये बातें कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची, ठीक है, में शामिल है? जो हमारी समवर्ती सूची है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो शिक्षा है, समवर्ती सूची यानी कि राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर इस पे क्या बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे। अगला प्रश्न है जो कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या ऐसा है जो दोनों में भिन्न है? कि भारत में देखो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, तो ये तो दोनों जगहों पे है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है दोनों जगहों पे, द्विसदनीय विधायिका दोनों जगह, लेकिन न्यायिक पुनर्लोकन की जो जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है ना, ये भारतीय संविधान में है जो कि यूके के संविधान में नहीं है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का जो वाद था, सर्वोच्च न्यायालय ने किन दो भागों के बीच संतुलन को संविधान का मूल ढांचा माना है? इसमें जो उन्होंने मूल ढांचा माना है, इसमें उन्होंने कहा कि डीपीएसपी और मूल अधिकारों का समन्वय होना चाहिए। फिर भी अगर ये टकराते हैं तो जो एफआर है वो ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि डीपीएसपी और एफआर दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पे जो एफआर होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के संदर्भ में 9वीं अनुसूची जो थी ना, 9वीं शेड्यूल, ठीक है, ये मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। ठीक है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वही प्रश्न भी है। तो ये पहले संशोधन हुआ, सबसे पहला संशोधन ही हुआ। ठीक है, कब हुआ था? थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ, 1951 में हुआ था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के कार्यकाल के दौरान यह प्रथम हुआ था, जो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एक्ट का प्रावधान किया गया है? तो ये 39A में किया गया है। ठीक है, ये पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्या ये कथन सही है? दूसरा, क्या वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे? तो ऐसा नहीं है, बोल सकते हैं। क्या वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं? नहीं, दोनों में दे सकते हैं। उन्हें अपने मंत्री पद से 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं, किसी एक सदन का बनना अनिवार्य है, लेकिन ये सही, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में उनके पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, देखो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और उसमें केवल लोकसभा से ही मतदान कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य इसलिए वे संसद में वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस कारण से भारतीय संविधान में उल्लेखित संवैधानिक संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो जो भारतीय संविधान में उल्लेखित संवैधानिक संप्रभुता है वो उसका अर्थ है सी, ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें कहा गया है कि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, और सरकार का प्रत्येक अंग अपनी शक्ति इसी से प्राप्त करता है। और जो संविधान है वो कहां से शक्ति प्राप्त करता है, आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में लिख के बताइए। प्रश्न नंबर 38 है, यानी कि 38 है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है। तो बिल्कुल गलत, कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू है उसके पास। ठीक है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तो ये भी गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही। आगे चलते हैं, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है,
आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है विधि निर्माण प्रक्रिया, ब्रिटिश संविधान। सही बात है, हमने 1935 के संविधान से ही लिया है बहुत सारी बातें। ठीक है, और ये ब्रिटेन का था। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, बिल्कुल। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61, आर्टिकल 61। ठीक है, इम्पीचमेंट। समवर्ती सूची कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो नहीं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। हमने पिछली क्लास में ये बातें की थी। लगभग हमारे संविधान में जो भी जहां से लिया गया हमने दोनों वीडियो में कवर कर लिया है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्र लिबर्टी की सबसे उपयुक्त शाखा के रूप में स्वीकार करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ऐसे प्रश्नों में ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है तो इसको एक बार रखना अच्छी है बात है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है? ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है? तो इसके ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो नागरिकता किसमें है? नागरिकता भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है? FR है। और 1 और 4 में आप लोग बताएंगे क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधारभूत संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक है, तो देखो जो आधारभूत है ना, ये कहीं नहीं किया गया है। जो मूल ढांचा का सिद्धांत है, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ सिद्धांत है। ठीक है, ये न्यायपालिका के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ना कि मूल संविधान में कहीं पे या फिर। हाँ, इसको याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध करता है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान वो कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं करता है, बाकी जो कथन 2 है वो सही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो मूल ढांचा का सिद्धांत वो इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के दस्तकारी, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियमों को संरक्षण दिया गया? तो 9वीं अनुसूची, जो पहला संविधान संशोधन था 1991 का, 51 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में का वाद है, प्रमुख विषय की संवैधानिक व्याख्या से संबंधित है। क्या कौन सा विषय उस वाद में बताया गया? तो इस वाद में जो ओबीसी आरक्षण ना, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण और 50% की सीमा। ठीक है, जो ओबीसी आरक्षण की बात है, जो 27% है ना, जो मंडल केस है या इंदिरा साहनी, ठीक है, 9 जजों की पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग 27% वैट ठहरा दी थी। ठीक है, आगे है, मूल अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देशिका भी करता है, डीपीएसपी भी करता है और मूल कर्तव्य भी करता है। तीनों सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है, राज्य के को किसका गठन, किस चीज का गठन करने का निर्देश देता है? तो जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, जो कि गांधी जी का सबसे पसंदीदा बात था। उन्होंने कहा था कि सारी सत्ता पंचायतों को दे दो। ठीक है, अगला है, पुट्टास्वामी निर्णय 2017 के बाद किस अनुच्छेद के तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और एलजीबीटी की अधिकारों की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ था? ठीक है, तो ये जो हुआ था 14, 15 और 21 के तहत हुआ था। ठीक है, ये कब का? ठीक है, आगे चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है,
भारत के संदर्भ में नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ठीक है, पहला है संसदीय लोकतंत्र के दायरे को बढ़ाने वाला एक अभिकरण है। ठीक है, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला एक अभिकरण है। लोक नीति जो पब्लिक पॉलिसी को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पब्लिक पॉलिसी है उसको क्रियान्वयन करने वाला एक अभिकरण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो हमें लाइक, ठीक है, एक लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। ठीक है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है। और अगर आपका कुछ सुझाव हो तो अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगले पार्ट में हम बात करेंगे जो लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा वो होगा प्रस्तावना पे। ठीक है, और आप लोगों ने अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी जाके वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट बन गई है उसमें सारी वीडियो